घायल होने के बाद भी योगेंद्र यादव को अपने साथियों का ख्याल था। वो वापस घिसट घिसट कर उन तक पहुंचे इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा हो। तो फिर आकर के एक एक को देखने लगा तो मैं किसी का पूरा यहाँ से सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को इस सर को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। फिर रोते रोते क्योंकि अब जो है मन वापस शरीर के साथ कनेक्ट होने लगा, फिर शरीर के अंदर भी पीड़ा होने लगी। ये हड्डियाँ टूट करके जो चूर हो गया था तो आपस में टकराती था, सहनियाँ पीड़ा होने लगी। रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला, फिर सोचने लगा यार नीचे जाना है लेकिन जाऊँ कहाँ। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से हम रात को चढ़ करके ऊपर आए। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। बहुत देर पड़ा हुआ सोचता रहा। कहते हैं कि आध्यात्म सिखाता है हमें कि इस इंसान के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कर्ण शरीर। कर्ण शरीर ऐसा शरीर जो उसमें हम दिव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। तो जब हम सच में जो है अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो शायद ईश्वर जो है तभी हमारे अंदर वो शक्तियाँ देता होगा, साथ देता है। तो ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो आवाज़ सुनाई दे रही कंटिन्यू। फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे लुढ़कने के लिए तैयार हुआ। तो हाथ ऐसे लटक गया था तो बिल्कुल। तो फिर सोचा इसको बांध लेता हूँ ऐसे, तभी लुढ़कूंगा। तो ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा मैं, लेकिन शरीर के अंदर इतनी कंपन पैदा हो गई थी कि बंध ही नहीं रहा था। तो यहाँ ऐसे पकड़ता तो ये हाथ इधर लुढ़क जाता, कभी इधर घूम जाता। तो मुझे लगा कि शायद ये कट गया है। फिर लगा कि कट गया तो इसको तोड़ करके फेंक देता। ऐसे पकड़ करके मैंने झटका मारा जोर से, लेकिन टूटा ही नहीं टूटा। ऐसे बंध नहीं रहा है, बहुत दर्द होने लगा, सहनीय दर्द होने लगा। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका और पीछे बेल्ट में फंसा लिया, क्योंकि जब हिलेगा नहीं तो दर्द नहीं। तो पीछे फंसाया, फिर उस नाले से मैं लुढ़क गया। योगेंद्र यादव पहाड़ी से लुढ़क तो गए लेकिन उनको दिशा का अंदाजा नहीं लग रहा था। लुढ़कते लुढ़कते एक गड्ढे में जाकर वो थम गए, लेकिन उनको शक हुआ कि वो हिंदुस्तान की सीमा में हैं भी या नहीं। कहीं गलती से वो पाकिस्तान की तरफ तो नहीं पहुंच गए। फिर मैं नीचे देखा कि यार अगर वो हेलमेट उनके पास हुआ तो अपने बंदे हैं, और हेलमेट नहीं है तो वही है, पाकिस्तान वाले ही हैं। मैं नीचे देखा तो जो हमारे बंदे ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, वही हमारे टीम वाले बंदे, वो वापस नीचे की तरफ ही आ रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर भी भारी बम्बारमेंट शुरू हो गया। तो उनमें से जब आवाज़ मारी तो उन्होंने 2 बंदे भाग करके आए। उन्होंने देखा, बोला कहाँ सर, मैं हूँ इधर। तो वहाँ से उठा करके मुझे नाले से बाहर निकाला उन्होंने। जिस तरह से हम फिल्मों में भी देखते हैं ना, जो ग्रेनेड फटता है, पूरे ड्रेस के ऐसे चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। तो कोई कह ही नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा। तो जो हमारा घातक जेसियर्स था वो एकदम से आया दौड़ करके, बलवान साहब भी आए दौड़ करके, बोले यार तू घबराना मत। मत नहीं सर मुझे कुछ नहीं होगा, सर एक पोस्ट को बचा लो, कैसी भी करके पोस्ट को बचा लो। क्या हुआ? मैं ऐसे ऐसे ऊपर सब खत्म हो गए और ये अभी कंडीशन है। तो उन्होंने तुरंत जो है ब्लेड लिया, ब्लेड से जो है कपड़ों को काट कर करके जो फेंकना शुरू किया। एक इतना सेंस था उस टाइम पे। क्वार्टर मास्टर ने बोला कि भाई तुम आओ या मत आओ, मेरी क्लोथिंग वापस मेरे पास पहुंचना चाहिए। बोला बहुत महंगा क्लोथिंग है, अभी आया ही। तो वो जैसे फाड़ करके फेंकने लगे तो मैं जेसीओ साहब को बोला, मैं साहब ऐसे मत फेंको, मेरा क्वार्टर मास्टर पेमेंट ही कर देगा। बोला तुझे अभी मरने को हो रहा है, तुझे कपड़ों की पड़ी है। मैं सर उसने बोला है।
बहुत सख्त है। मैं कहा उसको कपड़े मेरी कंपनी में पहुंचा देना कैसी भी करके। तो वहाँ से वो कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। दिन का 1:30-2 बज रहा था उस टाइम जब ले जाने लगे। तो वो पहाड़ियों पे चढ़ने बहुत आसान है, उतरना तो बहुत मुश्किल है, कैजुअलिटी लेकर के तो बहुत ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे करके जब कमांडिंग अफसर के पास पहुंचा तो शाम हो गई थी। तो इतना लहू बह चुका था कि दिखा इतना बिल्कुल बंद हो गया था। तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता है, मैं कौन हूँ? मैं सब दिखाई कुछ नहीं दे रहा लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग अफसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं कहा, जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है साहब। सबसे पहले जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा वो पूरे ब्लीड हो रहे थे। सबसे पहले जो मेरा अपना स्लीपिंग बैग था उसमें मैंने उनको रखा, थोड़ा उनको गर्म किया क्योंकि रात का वक्त था, टेम्परेचर बहुत डाउन था, हवा चल रही थी, और चाय हमने उसको पिलाई। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह से वहाँ पर दुश्मन है, उनके हथियार तकरीबन कहाँ पर है। लास्ट में बोलते हैं, जवान की रिक्वायरमेंट बता बेटा क्या है? उनके साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है। हमें फर्स्ट लाइन अम्युनिशन दिया, फील्ड पट्टी एक दिया, लेकिन हमें फील्ड पट्टी की ज़्यादा आवश्यकता है। 4-4, 5-5 एक बंदे को जो है फील्ड पट्टी होनी चाहिए। और फर्स्ट लाइन अम्युनिशन से काम नहीं चल रहा है, सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन दोनों अम्युनिशन दे दिया। ओके। और खाने के लिए तो सब कुछ नहीं चाहिए, खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, एक बड्डी पियर ने सिर्फ हमने आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था, सब भूख नहीं लगती है। कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। फिर तो 3 दिन के बाद देखा ऊपर पंखा चल रहा है, तब पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे पता चला कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। टाइगर हिल पे जब अटैक करने के लिए गए थे, मेरे साथ में 24 आदमी थे और मेरे पास MMG गन थी। रास्ते में 2 बंकर मैंने तोड़ा है और मैं करीब 48 घंटे तक अकेला ही लड़ता रहा। अपने पराक्रम के लिए योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ, लेकिन इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। अगला कंफ्यूजन सेम नाम में हुआ। हाँ, सम्मान को लेके, परमवीर चक्र को लेके आपको कब बताया गया कि आपको मिल रहा है ये सम्मान? ये 15 अगस्त, मुझे तो 15 अगस्त की सुबह पता चल गया था। 15 अगस्त की सुबह 9 बजे के आसपास जनरल VP मलिक वो आए थे, क्योंकि रात को 8:45 बजे जो न्यूज हमने देखा था कि उसमें कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव मरणोपरांत 18 ग्रेनेडियर। ये न्यूज हमने सुनी है। तो सभी जो है और भी मेरी यूनिट के थे बाकी, और बोले आपकी यूनिट को तो यार वो परमवीर चक्र मिल रहा है। तो दूसरे यूनिट वाले बोले, यार तेरी कंपनी को परमवीर चक्र मिला। मैं कहा, बोला पार्टी बनती है? मैं कहा हाँ बिल्कुल पार्टी बनती है। हाँ, तो हमने खूब मस्ती करी उस टाइम पे। अब जितना हम हॉस्पिटल में मस्ती कर सकते थे उतनी की, और हम सो। रात को लगभग 1:30 या 2 बजे वो जो MNS नर्स थी वो आई, आकर के बोलती हैं, बोला यार बोला आप अपना आर्मी नंबर, रैंक, नेम, पूरा एड्रेस बताइए। अगर मैडम बेड कार्ड लग रहा है, इस पर सब कुछ लिखा हुआ। बोला नहीं आप बताओ। मैंने बताया, बता करके आधे घंटे के बाद फिर वापस आई वो। बोला अपने घर वालों का डिटेलमेंट थे। अब दोबारा से जब पूछने के लिए आए तब मन में डाउट हुआ कि शायद घर में कुछ घटना घटित हो गई है। सुबह 4 बजे उन्होंने बताया कि आपसे जनरल VP मलिक साहब मिलने के लिए आ रहे हैं। तो जब जनरल साहब आए फिर उन्होंने बोला मुबारक हो। मैं कहा साहब किस बात की मुबारकबाद? बोला आपको परमवीर चक्र मिला। मैं कहा मैं तो जिंदा हूँ। तो तब पता चला कि बोला रात को हम ढूंढते रहे कि आर्मी नंबर का तो एक ही बंदा हो सकता है, नाम के तो बहुत हो सकते हैं। जब हमने देखा इस आर्मी नंबर वाला बंदा मरणोपरांत दिखा दिया, लेकिन डेड बॉडी तो आई नहीं।
बोला रात को हमें 2:30 बजे पता चला कि आप बेस हॉस्पिटल में हो, इसलिए मैं मिलने के लिए आया हूँ आपसे। इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो वीरता पुरस्कार है वो 18 ग्रेनेडियर्स को 52 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें एक परमवीर चक्र जो कि ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव जिन्होंने टाइगर हिल पे कब्जा किया, बहुत अच्छा काम किया। 2 महावीर चक्र कैप्टन बलवान सिंह जो कि घातक प्लाटून कमांडर थे, मेजर राजेश अधिकारी, 6 वीर चक्र, 16 सेना मेडल और बाकी दूसरे जो पुरस्कार है वीरता पुरस्कार है। जब शादी हुई आपकी, उससे पहले कभी देखा था या सिर्फ तस्वीर देखी थी? मैंने तस्वीर देखी थी, छोटा सा फोटो गया था। जी। कैसे लगते थे? अच्छे, सुंदर। लेकिन शादी के फौरन बाद उस टाइम तो कोई नहीं जानता था कि युद्ध हो जाएगा, पर इनको 20 दिन बाद जाना पड़ गया। लेकिन इन्होंने बताया नहीं था ना कि मतलब लड़ाई के लिए जा रहे हैं। बताया ही नहीं? नहीं, घर पे किसी को नहीं बताया। बोले कि छुट्टी 20 दिन की छुट्टी थी, खत्म हो चुकी और अब हम अपनी ड्यूटी चले। गोलियों के घाव जब आपने देखे तब समझ में आपको आया कि ये सिर्फ पहाड़ से नहीं गिरा? जी बिल्कुल। तो क्या लगा उस समय? बहुत चिंता हुई? चिंता हुई, लेकिन इन्होंने महसूस करना ही नहीं दिया। मतलब मैं तो अंदर गई थी और देख रही थी इधर उधर को, काफ़ी लोग थे जो घायल थे, तो मेरी तो पहचान में नहीं आ पाए, क्योंकि मैंने तो शादी में देखा था, दोबारा हॉस्पिटल में ही देखा फिर। तो मतलब पट्टियाँ थी और मतलब इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो पहचान में नहीं आ रही। मैं तो गेट में खड़ी थी, ऐसी खड़ी थी, तो इन्होंने हाथ से इशारा करा कि आजा इधर आजा। तब मैं गई तो फिर हंसने लगे, मतलब ऐसा कि रोएंगे या दुख होगा, तो ऐसा इन्होंने फील होने ही नहीं दिया।